करवाऊंगा सभी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा, नहीं कहाँ हुआ है, तो अभी इसका आयोजन जो है कनाडा में हुआ है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर गए थे भाग लेने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। G7 में भारत की स्थिति क्या है, भारत परमानेंट मेंबर है, ऑब्जर्वर है, गेस्ट कंट्री है या नॉन मेंबर पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत अभी अतिथि देश के रूप में शामिल होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, अतिथि देश के रूप में शामिल होता है। भारत G7 का मेंबर नहीं है। G7 में 7 देश हैं, जिसमें एक जापान भी है जो एशिया का देश है लेकिन फिर भी G7 का हिस्सा है। बाकी यूके, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इटली, जापान, यही सब देश उसमें शामिल हैं। जर्मनी भी शामिल है। अगला सवाल देखिए क्या है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की कुल लंबाई कितनी है। इसी पर चिनाब नदी पर जो पुल बना है उसका कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किया गया है, तो उस पुल से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो कुछ समय पहले ही शुरू किया गया है, इस रेल लिंक की लंबाई कितनी है, तो 272 किलोमीटर है, 272 किलोमीटर है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, 250 मीटर, 319 मीटर, 467 मीटर या 359 मीटर। चिनाब ब्रिज का कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ है, इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अंजी खंड ब्रिज की क्या विशेषता है, अंजी खंड ब्रिज है जो इसी रेल लिंक पर मौजूद है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है, सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है, यह भूकंप रोधी ब्रिज है। इसका आंसर क्या हो, 5 का आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है, इंडिया का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है, अंजी ब्रिज जिसका नाम है, इसको जरूर याद रखिएगा। अंजी खंड ब्रिज भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बारालाचाला दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। बारालाचाला दर्रे के पास चंद्र और भागा नदियों के संगम के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए आरबीआई का मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है, 3.7%, 3%, 4%, 5%, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3.7% का अनुमान है। आरबीआई का यह अनुमान है, इसीलिए आपको बताया है मैंने, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, भारत सरकार, इनके जो डेटा होते हैं इसको ज़रूर याद रखा कीजिए, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, विश्व बैंक के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 11-12 से 22-23 तक अत्यधिक गरीबी दर कम हुई है, तो यह कितनी कम हुई है ये पूछा जा रहा है, कितना % से कम हो गया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। हाउ मच डिड इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट डिक्रीज, ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27.1% था 2011-12 में, जो कम होकर के 5.3% पर आ गया है, 5.3% पर आ गया भारत का एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, ऐसा वर्ल्ड बैंक के इस रिपोर्ट में बताया गया है। 2011-12 से 2022-23 तक भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी से, यहाँ पर परसेंटेज था, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने संख्या कितनी है, तो 269 मिलियन है, 269 मिलियन लोग करीब में बाहर निकले हैं गरीबी से, इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी की नई रेखा को कितने डॉलर प्रतिदिन पर निर्धारित कर दिया है, वेरी 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 वेरी, जितनी बार लगाएं उतना बार वेरी लगा करके इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। विश्व बैंक ने गरीबी की नई रेखा को चेंज कर दिया है, जो अब कितना डॉलर से कम को गरीब माना जाएगा, व्हाट इज ए न्यू एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन सेट बाय द वर्ल्ड बैंक इन डॉलर पर डे, पर प्रतिदिन के हिसाब से कितना डॉलर माना जा रहा है, तो $3 से कम अब जिनकी प्रतिदिन की आय होगी वो जो हैं वह अत्यधिक गरीबी में आएंगे, गरीब कहलाएंगे, और इस डेटा के हिसाब से भारत में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है, और विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी रेखा को $2.15 से बढ़ा करके $3 प्रतिदिन कर दिया है। 2021 की कीमतों के आधार पर इसको किया गया है, पहले $2.15 था जो अब $3 कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 11-12 में कितनी थी, जो 22-23 में 2.8% हो गई है, पहले कितनी थी 11-12 में, जो 22-23 में घट करके 2.8% हो गया है। कहीं पर भी आपको इस तरह का MCQ मिला हो तो मुझे बताइएगा, प्रैक्टिस कीजिए इसको ज़रा, क्या इसका आंसर हो जाएगा, 18.4%, 18.9%,
27.1%, 16.2%। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 11 का आंसर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। 18.4% थी 11-12 में, जो कम होकर के ग्रामीण क्षेत्रों में 2.8% हो गया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी 2.8% हो गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 5-6 में कितना था, ये पूछा जा रहा है आपसे। व्हाट वाज द इंडियाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन 2005-6? 28.1%, 53.8%, 16.4% या 53%। क्या इसका आंसर हो जाएगा 12 का? 12 का आंसर हो जाएगा बी, 53.8%। 53.8% था भारत का स्कोर, जो 2022-23 में 15.5% हो गया है। वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक में से एक है इस बार का। वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से सवाल पूछे जाने की संभावना है। इलेक्शन कमीशन जो अभी बिहार में कर रही थी SIR, उससे सवाल पूछे जाने की संभावना है। उसी प्रकार से ये वो टॉपिक है जहाँ सवाल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा आपसे। इसको ज़रूर याद रखिएगा। पिछले साल मैंने वेज रिपोर्ट पढ़ाया था आपके एग्जामिनेशन से ठीक पहले, और आपके एग्जामिनेशन उससे जुड़े हुए 2 सवाल आए थे। डायरेक्ट पूछा गया था आंकड़ा। तो जब रिपोर्ट पढ़ा रहा था तो बच्चे कमेंट करते हैं कि ये रिपोर्ट तो हमारे लिए थोड़ी ना होगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। PCS एग्जामिनेशन का सिलेबस जो होता है करंट अफेयर का, वो अनडिफाइन होता है। वो आपसे कुछ भी पूछेंगे और आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, ये सिलेबस का भाग नहीं है। ठीक है। अगला सवाल देखिए 13 नंबर क्या है कि विश्व बैंक के अनुसार निम्न मध्यम आय वाली गरीबी रेखा 3.65 प्रतिदिन के तहत गरीबी दर कितनी कम हुई है, ये पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, हाउ मच डिड द पॉवर्टी रेट अंडर द लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी लाइन? $3.65 प्रतिदिन डिक्रीज कितना हुआ है, यह पूछा जा रहा है। तो 61.8% से 28.1% तक यह कम होकर के आ गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न मध्यम आय वाली गरीबी रेखा, एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं कहा जा रहा है, निम्न मध्यम लोअर मिडिल जो पॉवर्टी लाइन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहले वो 61.8% हुआ करता था, जो 28.1% हो गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा राज्य अत्यधिक गरीबी में कमी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक्सट्रीम पॉवर्टी को सबसे ज़्यादा किसी ने कम किया है तो उत्तर प्रदेश ने ही कम किया है। इसका एक ये भी मतलब है कि उत्तर प्रदेश से पहले एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा था, जिसको कम करने में इन्होंने सही भूमिका निभाई है, और इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने गरीबी में कमी के 2/3 हिस्से में योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी इन्हीं राज्यों ने कम किया है, और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी थी भी तो यहीं पर, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? तो यूपी अपना हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत कब तक अत्यधिक गरीबी को लगभग समाप्त कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2030 हो जाएगा। 2030 इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत 2030 तक अत्यधिक गरीबी को लगभग समाप्त कर सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो नोमैडिक एलिफेंट नाम है इसका। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर इसकी राजधानी है। नोमैडिक एलिफेंट जो है यह भारत और मंगोलिया के बीच में सैन्य अभ्यास होता है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत में, मंगोलिया में, नेपाल में, भूटान में। इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगोलिया में यह आयोजित किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का कितनावां संस्करण 2025 में आयोजित हो रहा है? तो यह 17th एडिशन था, 17th संस्करण था। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। मंगोलिया की सीमा किन देशों से लगती है? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा सवाल है, ज़रा इसको हल कीजिए। रूस, जापान, रूस और चीन, चीन और कजाकिस्तान, भारत और रूस किससे लगती है? तो जापान काट दीजिए यहाँ पर, और रूस चीन तो होना ही चाहिए, कजाकिस्तान भी काट दीजिए यहाँ पर, भारत तो संभव ही नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। रूस और चीन के बीच में सैंडविच है यह, सैंडविच। इस तरफ बड़ा सा ब्रेड है, इस तरफ बड़ा सा ब्रेड है, बीच में आलू जैसा है मंगोलिया पड़ा हुआ। यहाँ पर कजाकिस्तान की सीमा जाती है लेकिन इसको टच नहीं कर पाती। यहाँ पर भी रूस और चीन की सीमा ही लगती है। कजाकिस्तान की सीमा इससे बहुत नज़दीक है, यहीं पर है, लेकिन यह टच नहीं करती है मंगोलिया को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। मंगोलिया की सीमा उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व पश्चिम में चीन से लगती है। मंगोलिया की सीमा पर कौन सा रेगिस्तान प्रमुख है? रेगिस्तान कौन सा यहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर गोबी रेगिस्तान आपको दिखेगा। बी आंसर हो जाएगा। थार तो भारत में ही है,
थार भारत में है, सहारा उत्तरी अफ्रीका में है, कालाहारी जो मरुस्थल ये अफ्रीका के दक्षिणतम भागों में स्थित है, जहाँ पर नामीबिया, बोत्सवाना वगैरह जो आते हैं अफ्रीका के, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ का जन्म कहाँ पर हुआ है, ये मैंने करवाया है और ये आपको याद भी होगा, दिल्ली, बेंगलोर, करनाल, श्रीनगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जन्म श्रीनगर में हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। यह भेड़ श्रीनगर में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इसी में इसका जन्म हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। जीन एडिटेड भेड़ का नाम क्या है, नूरी, साहू आइबा, मसूदी, गरिमा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम है सुआइब मसूदी, इसका नाम है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जीन एडिटेड भेड़ का नाम सुआइब मसूदी है, जो कश्मीर मैरिनो नस्ल की एक बकरी है, जिसका भेड़ है, जिसका नाम ये है। जीन एडिटेड भेड़ में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया है, ट्रांसजेनिक्स, क्रिस्पर कैस9, क्लोनिंग या RNAi। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्पर कैस9 तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है। मायोस्टैटिन जीन निष्क्रिय करने के लिए क्रिस्पर कैस9 तकनीक का उपयोग किया गया है, क्रिस्पर कैस9 तकनीक का उपयोग किया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। जीन एडिटेड भेड़ में मायोस्टैटिन जीन को निष्क्रिय करने का उद्देश्य क्या है। अब जो छोटा सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो जीन हमने निष्क्रिय किया कैस9 का उपयोग करके, क्रिस्पर कैस9 बायोलॉजिकल कैंची भी कहते हैं, जीन एडिटिंग का टूल होता है, बायोलॉजिकल टूल होता है, ऐसा नहीं कि जैसा टूल आप देखते मशीन ऐसा कुछ होता है। तो अब मुझे बताइए इसको निष्क्रिय करने का क्या लाभ होगा, क्यों इसको निष्क्रिय किया गया जीन एडिटेड करके। दूध उत्पादन को बढ़ाना, मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ाना, इंक्रीज मसल्स मांस, रोग प्रतिरोधक बढ़ाना या ऊन उत्पादक बढ़ाना, मतलब ऊन उत्पादन को बढ़ाना, क्या इसका मोटिव हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का, इसका आंसर हो जाएगा बी, मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ाना। भेड़ की मांसपेशियों का द्रव्यमान 30% तक बढ़ सकता है, मांस उद्योग के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। क्रिस्पर कैस9 तकनीक का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो पूरा नाम है वो है ए, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इसका नाम है, इसका आंसर ए हो जाए, ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसको क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। जीन एडिटेड भेड़ परियोजना किस संस्थान ने समर्थन दिया है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है यह, और IISc बेंगलोर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस परियोजना को, इसका आंसर हो जाएगा ए, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल ने इसको सपोर्ट किया है। क्रिस्पर कैस9 तकनीक उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है, एग्रीकल्चर, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, सैन्य हथियार। तो अभी तक मिलिट्री वेपन डेवलपमेंट में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस दिन कोई बायोलॉजिकल वेपन बनाया जाएगा, जो अभी इलीगल है पूरे दुनिया भर में, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स इलीगल माने जाते हैं, तो उस दिन इसका उपयोग जो है यह किया जा सकता है, तब तक तो अभी नहीं किया जाएगा। क्रिस्पर कैस9 तकनीक की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, छोटा सा सवाल है, नन्हा मुन्ना सा, 2012, 15, 20, 23, कब इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। हाल फिलहाल में ही मिला है, हाल फिलहाल का अब तो 4-5 साल हो गए यार, 2020 में दिया गया था। जेनिफर डॉर्डेना और इमैनुअल चारपेंटियर को 2020 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, क्रिस्पर कैस9 तकनीक की खोज के लिए। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है SKUST ने 2012 विश्व की पहली बार किसे क्लोन किया था। तो पहली बार पाशमीना बकरी को क्लोन किया गया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। पहली बार पाशमीना बकरी को क्लोन किया गया था, नूरी क्लोन किया गया था, इसका नाम था नूरी। अब जनगणना से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो चर्चा में था, मैंने आपको पढ़ाया था, जून 2025 का करंट अफेयर है यह, उसका पहला हिस्सा है, अभी इसके और भी हिस्से आएंगे। परिसीमन प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है, जनगणना के आंकड़े, राजस्व साझाकरण, मानव विकास सूचकांक, क्षेत्रीय असंतुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा जनगणना के आंकड़े, सेंसस के डेटा का आधार पर भारत परिसीमन का प्रावधान किया गया है, लेकिन हर वर्ष परिसीमन नहीं होता है, हर जनगणना के बाद भी परिसीमन नहीं होता है। 2026 में अब परिसीमन किया जाएगा, जिससे देश के लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों को चेंज किया जाएगा, बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगला सवाल है कि 2025 के जनगणना में निम्न से क्या मापा जाएगा, केवल जनसंख्या, आर्थिक स्थिति और साक्षरता,
केवल धार्मिक आंकड़े या केवल शहरीकरण, क्या इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक स्थिति और साक्षरता, इनको भी मापा जाएगा। जो इसके साथ साथ आपको कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था कि ये भी ऐलान किया गया कि जनगणना में कास्ट सेंसस, तो वही है, आर्थिक स्थिति के साथ साथ कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। और उसके पश्चात से क्या होगा? उसके पश्चात से ये होगा प्राइवेट सेक्टर 75% रिजर्वेशन, नेक्स्ट स्टेप है यह। ठीक है भाइयों, चले आगे। भारत पहली व्यवस्थित जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो 1881 ईस्वी, जब रिपन था भारत का गवर्नर जनरल उस समय 1881। लेकिन पहली जनगणना जो है यह लॉर्ड मेयो के समय में आयोजित हुई थी भारत में, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 18.3%, 74%, 65.5%, 82.1%। इसका आंसर हो जाएगा 74%। 74% भारत की साक्षरता दर थी 2011 के सेंसस के अनुसार। बिहार का कितना था? पुरुषों का 71% और महिलाओं का 51%। पुरुषों का 71, महिलाओं का 51%। ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का परसेंटेज कितना था? तो 31.2%। 31.2% है। 2011 के पॉपुलेशन से, सेंसस से एक सवाल की गारंटी होगी मिनिमम, और बिहार राज्य के 2011 सेंसस से 2 सवाल पूछे जाएंगे मिनिमम, उसको करके जाइएगा। ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से गारंटी होती, पूछेगा ही पूछेगा, पैटर्न में है, हर साल पूछ रहे हैं तो इस बार ही पूछेगा। अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी का प्रतिशत क्या है? 79.8%, 14.2%, 2.3%, 1.7%। इसका आंसर हो जाएगा 79.8% आबादी हिंदू है, जो अब बढ़ जाने की उम्मीद की जा रही है। केरल तट के पास आग लेने वाले जहाज़ कौन सा था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है MV वायनहाई। ये इसका नाम था, इसी में आग लग गई थी केरल तट के पास। आग का चपेट वाला अलग है और केमिकल वाला जहाज़ वो अलग है जो पलट गया था। 2 इस बार हादसे हुए हैं केरल के तट के पास में। इसका आंसर ए हो जाएगा। MV वायनहाई 503 जहाज़ किस देश का था? तो यह सिंगापुर का जहाज़ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा। MV वायनहाई 503 जहाज़ कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो यह कोलंबो से मुंबई की यात्रा पर था। कोलंबो, श्रीलंका, और वहाँ से मुंबई की यात्रा पर था। बीच में केरल तट के पास में यह हादसा हो गया और पलट गया यह। पद्म पुरस्कार 2025 बिहार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? मैं 7 लोगों का नाम भी बताऊँगा आपको। 7 लोग हैं। पहला तो है डॉक्टर शारदा सिन्हा, दूसरे हैं किशोर कुणाल जी, सॉरी माय मिस्टेक, इतना रिस्पेक्टेड पर्सन है, नाम लेने में शायद गलती हुई, किशोर कुणाल जी, ठीक है। तीसरे हैं मोदी जी, जो सुशील कुमार मोदी हैं वो हैं। उसके अलावा जो अगले हैं उनका भी नाम देखता हूँ, भीम सिंह भावेश नाम है इनका, भीम सिंह भावेश नाम है। फिर हेमंत कुमार हैं जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। निर्मला देवी हैं पद्मश्री के क्षेत्र में, सुजनी कढ़ाई के लिए इनको दिया गया है। फिर है विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, इनको बिहार में आध्यात्मिक शिक्षा और अभ्यास के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इन 7 लोगों के नाम भी याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। डॉक्टर शारदा सिन्हा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 2018 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुजनी कढ़ाई के लिए किसे पद्मश्री मिला है? तो निर्मला देवी जी को मिला है। ए इसका आंसर हो जाएगा। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी इसका आंसर हो जाएगा। मेघालय की जलवायु कैसी है? तो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। क्यों मैंने पढ़ाया आपको? सोनम और राजा रघुवंशी का केस आपको याद होगा, कितना ज़्यादा कोहराम मच गया था मेघालय को लेकर के, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब तो उस पर शायद मूवी भी बनेगी, जो उसके घर वाले हैं उन्होंने इजाज़त भी दे दी है कि हाँ मूवी बनाओ। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी। चेरापूंजी है, चेरापूंजी जो भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कभी हुआ करता था, मासिनराम और चेरापूंजी। लेकिन कुछ साल पहले महाबलेश्वर को घोषित किया गया सर्वाधिक वर्षा वाला जगह, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिलांग पीक है।
शिलांग पीक है। शिलांग पीक मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज किस पेड़ की जड़ों से बनाए जाते हैं? तो दरअसल में इसका फिकिस इलास्टिक, रबर का पेड़ जो होता है, इसकी शाखाओं को खींच खींच कर रूट को ब्रिज का आकार दे देते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बढ़ के ब्रिज बना देते हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत सा यहाँ पर प्रचलन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ बहुत बारिश वाला इलाका है, तो जगह जगह पर नदी नाले आपको छोटे मोटे देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस प्रकार के नदी के दोनों तरफ के जो पेड़ होते हैं रबर के, उसको खींच करके ब्रिज का आकार दे दिया जाता है और वो लिविंग रूट ब्रिज हो जाता है। वो जिंदा पेड़ होता है जो ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। अद्भुत चीज़ है यह। वांगला उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? खासी, गारो या फिर जयंतिया या हाजोंग? कौन सा जनजाति है इनमें से जो वांगला उत्सव मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गारो जो है, गारो वही ये उत्सव मनाती है। वांगला उत्सव गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो फसल कटाई का उत्सव है। अगला है कि साद सूक मिन्समी उत्सव का आयोजन जो है यह अप्रैल में किया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। खासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है यह। मेघालय में लकरन टर्मरिक कहाँ से आता है? तो जयंतिया हिल से यह जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। लकरन टर्मरिक कहा जाता है इसको, लकरन टर्मरिक कहा जाता है, जयंतिया हिल से प्राप्त किया जाता है। मेघालय का कौन सा जीआई टैग उत्पाद चावल से बनी मादक पेय है? चावल से जन बनी हुई शराब है, जो जनजातियों द्वारा बनाई जाती है और बहुत ही फेमस है यह, अद्भुत माना जाता है इसको। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम है गारो चूबीच। गारो चूबीच जो है यह चावल से बनी मादक पेय पदार्थ है, जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है? मेघालय की कौन सी जनजाति मातृसत्तात्मक समाज का पालन करती है? तो सभी, गारो, खासी, जयंतिया सभी मातृसत्तात्मक बोले तो शादी करने के बाद जो पुरुष है उसकी विदाई होती है, अपने ससुराल में जाकर के वो आदमी रहता है, न कि महिला विदा होकर के आती है। ये होता है मातृसत्तात्मक। और जो परिवार की मुखिया होती है वो मदर होती है या फिर पत्नी होगी, क्योंकि मातृसत्तात्मक समाज है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जनसंख्या और प्रजनन दर पर जुड़ा हुआ जो रिपोर्ट आया था उससे जुड़े हुए सवाल हैं। UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी है? 146.39 करोड़ यह भारत की आबादी हो गई है। 146.39 करोड़। और आप बात करते हो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ज़रा जनसंख्या देखिए फिर कंपटीशन देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाए। अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत का TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? तो 1.9 हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा। और टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब महिलाएं जब तक बच्चे देने के उनकी शारीरिक क्षमता होती है तब तक एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है? तो 1.9 यह भारत में है टोटल फर्टिलिटी रेट। प्रतिस्थापन दर से नीचे है यह। भारत कभी भी रिप्लेसमेंट रेट जो होता है वो 2.1% है, यानी कि आबादी को बैलेंस करने के लिए, ना तो ज़्यादा बढ़ेगी आबादी ना तो आबादी कम होगी, तो 2.1 है। जो 1.9 हो गया, अर्थात धीरे धीरे करके भारत की आबादी में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और भारत की आबादी कम होती जाएगी। 146 करोड़ है तो यह बढ़ेगी अभी, उसके पश्चात ये कम होनी शुरू हो जाएगी। फिर हमारे पॉपुलेशन में जापान जैसा ही बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाएगा और आबादी कम होने लग जाएगा। प्रतिस्थापन दर क्या है? तो भारत का मतलब दुनिया भर का प्रतिस्थापन दर जो होता है 2.1% को माना जाता है। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। इससे कम अगर है, 2.1 से कम अगर हो जाता प्रतिस्थापन दर, तो यह जो है प्रतिस्थापन स्तर जो है 2.1 से कम होने पर आबादी डिक्लाइन होने लग जाती है। जैसे चीन के साथ हो रहा है, जैसे जापान के साथ हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द यूरोप के कंट्री जितने भी हैं उन सभी का 2.1 से काफ़ी कम है टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसके कारण से सभी की आबादी बूढ़ी हो रही है। भारत और यूरोप ने किस वर्ष EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना की? तो यह 2023 में इसकी स्थापना की गई। EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना 2023 में किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी यूरोपीय संघ की स्थापना मैस्ट्रिच संधि के द्वारा। इसका आंसर ए बी हो जाएगा। EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। भारत यूके नौसेना अभ्यास उत्तरी अरब सागर में कुछ दिन पहले ही हुआ है, उत्तरी अरब सागर है। भारत यूके नौसेना अभ्यास भारतीय नौसेना कौन सा जहाज शामिल था? तो INS तबर इसमें शामिल था, INS तबर को इसमें शामिल किया गया था। भारत यूके नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो पैसेज एक्सरसाइज इसका नाम है, पैसेज एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। भारत यूके नौसेना अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समुद्री सुरक्षा और सहयोग को स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसका आंसर समुद्री सुरक्षा और सहयोग हो जाएगा।
अगला सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय के कौन से क्रमांक के खिलाड़ी बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है, इससे पहले भारत के कितने खिलाड़ी और शामिल हो चुके थे। तो महेंद्र सिंह धोनी कितने नंबर पर हैं, तो 11वें पोजीशन पर हैं, 11वें पोजीशन पर हैं महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी हैं, 11वें भारतीय खिलाड़ी। इसका आंसर सी हो जाए। मैं नाम पढ़ता हूँ, आप नाम याद कर लीजिएगा। महेंद्र सिंह धोनी है, और नीतू डेविड है, डायना एड्यूल्जी है, वीरेंद्र सहवाग हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, नाम सुना होगा, लीजेंड, वीनू माकांड है, और सुनील गावस्कर जी का नाम है। वीनू माकंड नाम है इनका, मांकंड नाम है, ये भी याद रखिएगा। तो चिरपरिचित खिलाड़ी हैं उनके नाम तो आपको याद रहेंगे ही। जो उसके इतर मैंने नाम बताए हैं, जैसे नीतू डेविड, डायना एड्यूल्जी, उसके अलावा वीनू माकंड, इनके नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी सुनील गावस्कर आपको पता ही है कौन है, क्या थे वो सुनील गावस्कर। उन्होंने जिस प्रकार के बॉलर्स को खेला ना, आज भी उस प्रकार के बॉलर अगर खेलने लग जाए हमारे खिलाड़ी, उस लायक नहीं होते हैं। जिस प्रकार के बॉलर हमसे पहले वाले जनरेशन के क्रिकेटर्स ने खेला ना, अब वो बॉलर्स अगर आएँ जो वेस्ट इंडीज़ के 6.5 फीट के बॉलर हुआ करते थे, तो आज के बैटर उतना अच्छे से तो नहीं खेल पाएंगे। सुनील गावस्कर एक अलग ही हैं। बाकी राहुल द्रविड़ का नाम जानते ही हैं, सचिन तेंदुलकर, कुंबले, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, आप तो याद रहेगा ही। इसका आंसर सी हो जाएगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में कुल कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। कुल दुनिया भर से 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में इसका मुख्यालय, दुबई में, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, जैव विविधता परे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित सवाल है। यह संधि हुआ था कुछ दिन पहले ही। भारत ने BBNJ संधि पर हस्ताक्षर कब किया है, तो सितंबर 2024 में इस पर हस्ताक्षर किया है। सितंबर 2024 पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत ने समुद्री संरक्षण के लिए कौन सा डिजिटल डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, तो सह्याद्री नाम है इस पोर्टल का, सह्याद्री नाम है, जरूर याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका सह्याद्री नाम है। अगला है कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम कब पारित हुआ था, तो सितंबर 2023 में यह पारित हुआ था। सितंबर 2023 में इसको पारित किया गया था। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत कितने % सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, तो 33% सीटें जो हैं यह महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। लैंगिक समानता जुड़े हुए रिपोर्ट आए थे वर्ष 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो भारत की रैंकिंग 131 रही है। 148 देशों में अपने यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी नहीं है, ना के बराबर में। ये कोई रिपोर्ट थोड़ी ना बताएगा हमें, अपने आस पड़ोस में देख लीजिए कितनी जेंडर इक्वालिटी है, कितनी है ना। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड टूरिज्म रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, ये सब के सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का समग्र लैंगिक समानता का स्कोर क्या है, तो 64.1% लैंगिक समानता का स्कोर है हमारा, 64.1% है। बी इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया में भारत की रैंकिंग क्या है, तो दक्षिण एशिया में भी हम 7th पोजीशन पर हैं, 7th पोजीशन पर हैं हम दक्षिण एशिया में भी। दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सोचिए, सितंबर महीने में 13 तारीख को 12 बजे से आपका परीक्षा है, 12:02 पर आपको ये सवाल देखने को मिले, क्या इसका उत्तर निकालेंगे, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। एक्सपेक्टेड सवाल होते हैं ये सब। वैश्विक लैंगिक अंतर कितने % तक बंद हुआ है, तो 68.8% था, 68.8% तक चला है यह। पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में अनुमत कितने वर्ष लगेंगे पूरे पृथ्वी को, तो 123 वर्ष अभी लगेंगे, तब जाके 100% लैंगिक समानता स्थापित हो पाएगा। भारत में शिक्षा प्राप्ति का स्कोर कितना है, व्हाट इज़ द इंडियाज एजुकेशन अटेनमेंट स्कोर पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97.1% है। संसद महिला प्रतिनिधि 2025 में कितना है, तो 13.8% है ओनली, ठीक है। 2025 में महिलाओं की वैश्विक कार्यबल भागीदारी कितनी है, तो 41.2%। लैंगिक समानता रिपोर्ट किन 4 आयामों पर आधारित होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आर्थिक भागीदारी, एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं पॉलिटिक्स,
ये 4 क्षेत्रों का आधार पर इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिक्स, इन 4 क्षेत्रों का आधार पर लैंगिक समानता रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आइसलैंड रहता है हमेशा टॉप पर इसमें। STEM क्षेत्र में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये पूछा जा रहा है। वैश्विक भागीदारी कितनी है महिलाओं का, तो मात्र 28.2%, सी आंसर हो जाएगा। लैंगिक समानता के मामले में दक्षिण एशिया का समग्र स्कोर क्या है, तो 64.6% है दक्षिण एशिया का स्कोर। इसका स्कोर सबसे खराब रहता है, इन देशों में लैंगिक समानता अच्छी नहीं है। अगला है एयर कंडीशन के तापमान तय किया गया था खट्टर जी के द्वारा। खट्टर जी को जानते होंगे आप लोग, भारत सरकार में अभी मंत्री हैं। तो खट्टर जी ने बोला कि एयर कंडीशन AC जो आपके रूम में चलेगा उसका रिमोट हम दिल्ली में लेकर बैठेंगे, 24 डिग्री से ज़्यादा किसी को नहीं करने देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अब इसको देखिए क्या कब लागू करते हैं। भारत सरकार ने AC का डिफ़ॉल्ट तापमान कितना निर्धारित किया है, तो 24 डिग्री C। वैसे मुझसे पूछें तो सबसे अच्छा जो होता है वो यही होता ही है। इस पर लगा कर छोड़ दीजिए, चिल होकर के बैठिए, कभी दिक्कत नहीं आती। हाँ, अब ये दिक्कत कहाँ पर आई है, मेट्रो में 24 डिग्री C नहीं हो सकता है, मॉल में 24 डिग्री C पर काम नहीं चलेगा, कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई हॉल हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, तो वहाँ पर 24 डिग्री C में काम नहीं चलता। आप एक ही घर में 3-4 लोग बैठ जाइए, 24 डिग्री C पर काम नहीं चलेगा आपका। और जब गर्मी ऐसी पड़ रही हो, जब 47-48 नॉर्मल हो रहा हो, तब 24 डिग्री C पर काम नहीं चलता है। इसका आंसर C हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये भारत सरकार ने बोला है। हर 1 डिग्री C तापमान बढ़ाने में बिजली खपत में कितनी कमी आती है, तो 6% की खपत आपकी कम हो जाती है। जितना डिग्री आप तापमान बढ़ाते हैं AC में, बढ़ाने का मतलब कि जैसे 18 है तो 19 कर दिया आपने, तो उससे आपका 6% बिजली कम खपत होगा। WHO के अनुसार घर के अंदर न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, तो 18 डिग्री C होना चाहिए। इससे ज़्यादा कम शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है। इससे ज़्यादा में नुकसान नहीं होगा, कम में नुकसान हो जाएगा, आपका स्किन ड्राई होने लग जाएगा, सही नहीं होता इंसानों के लिए। AC किस सिद्धांत पर काम करता है, तो थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत पर काम करता है। 20 का आंसर हो जाएगा। AC के अत्यधिक उपयोग से किस पर्यावरणीय तत्व को नुकसान पहुंचाया, तो ओजोन परत को रेफ्रिजरेंट का रिसाव ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। इसका आंसर A हो जाएगा। IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह वियना में है। इसका आंसर C हो जाएगा। ये ईरान जो है उसका और इजराइल का तनाव हुआ था, उसी को लेकर के चर्चा में था। IAEA बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। IAEA बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, तो 35 सदस्य देश होते हैं, 35 सदस्य होते हैं। इसका आंसर C हो जाएगा। IAEA का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका नाम है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका नाम है। प्राकृतिक यूरेनियम में 235 की मात्रा कितनी होती है, 235 की मदद से ही बम बनाया जाता है, तो इसकी मात्रा प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है। इसलिए यूरेनियम संवर्धन हमें करना पड़ता है, इनरिचमेंट करना पड़ता है। प्रकृति में 0.7% मात्रा में यह पाई जाती है। इसका आंसर A हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, परमाणु संवर्धन प्रयुक्त 2 मुख्य तकनीकें कौन कौन सी हैं। व्हाट आर द 2 मेन टेक्निक्स यूज्ड इन न्यूक्लियर इनरिचमेंट। पेपर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, डेली न्यूज़पेपर में, कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है। तो क्या कर रहा है भाई, क्या होता है यह बताइए। इसका आंसर थर्मल विस्फोट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनिक सेल एंड रिएक्टर विधि, गैस सेंट्रीफ्यूज एवं गैसीय प्रसार, आयनिक संश्लेषण एवं लेजर विधि। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C, गैस सेंट्रीफ्यूज एवं गैसीय प्रसार। अगर आपने सही किया है बहुत बहुत मुबारक आपको। इसका आंसर C हो जाएगा। HEU हाईली इनरिच्ड यूरेनियम में 235 की सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 इन HEU कितनी होती है। 5% से कम, 3 से 5%, या फिर 10 से 15%, 20% से अधिक। इनरिच्ड यूरेनियम जिसको कहा जाता है कि इनरिच करने में अभी समय लगेगा, तो उसका पूछा जा रहा है कि क्या है, इसमें कितना होना चाहिए यूरेनियम 235 कंसंट्रेशन इनरिच्ड में। इसका आंसर हो जाएगा D, 20% से अधिक जब हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि अब ये इनरिच्ड हो गया है। लो इनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग कहाँ पर होता है, तो लो वाले का उपयोग बिजली बनाने के लिए करते हैं और हाई वाले का उपयोग बम बनाने के लिए करते हैं। इसका आंसर C हो जाएगा। IAEA का मुख्य कार्य क्या है, तो परमाणु गतिविधियों की निगरानी करना, कि भाई आप बम तो नहीं कहीं बना रहे हैं, यही इसका मुख्य काम है।
भारत अपनी कितनी प्रतिशत तेल ज़रूरतें आयात से पूरी करता है? अगला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 85% हमें तेल आयात करना पड़ता है खाड़ी देशों से, अमेरिका से, वेनेजुएला से, ईरान से, इराक से, सऊदी अरब से। 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं? बहुत सारे देशों की यात्रा पर गए हैं, लेकिन पहली बार जो गए हैं वो है साइप्रस। साइप्रस किस वर्ष ईयू का अध्यक्ष बनने जा रहा है? तो 2026 में, और ऐसा 2026 तक हमारे ईयू के साथ ट्रेड डील साइन होने की संभावना है। साइप्रस को हम इसलिए भी मजबूत करेंगे, हथियार भी बेचेंगे आने वाले समय में, क्योंकि तुर्की और साइप्रस की बनती नहीं है, और तुर्की हमारे खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो हम साइप्रस को करने जा रहे हैं। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? और आज का आखिरी सवाल, इसकी राजधानी निकोसिया, इसका आंसर बी हो जाएगा। सवाल देखिए क्या है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कनाडा के कैनानिस्क ये जगह है, यहीं पर ये आयोजित हुआ था। निम्न से कौन सा मुद्दा इस सम्मेलन प्राथमिक रूप से चर्चित नहीं था? कितने करंट मिले आपको? G7 शिखर सम्मेलन 2025, कनाडा में, शहर का नाम, सब आपको पता चल गया। कौन सा एक मुद्दा चर्चा में नहीं था? रूस यूक्रेन युद्ध, तो यह चर्चा में था। इजराइल ईरान तनाव, ये भी था। चीन का बढ़ता प्रभाव, ये भी था। वैश्विक डिजिटल मुद्रा, ग्लोबल डिजिटल करेंसी, इस बार का चर्चा का विषय नहीं था, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है कि G7 समूह में यूरोपीय संघ की स्थिति क्या है? G7 के जो मेंबर्स हैं उसमें जो भाग करता है, जो शामिल होते हैं सम्मेलन में, उसमें यूरोपियन यूनियन भी है, लेकिन इसका क्या है भाई? पूर्ण सदस्य है, गेस्ट है, नॉन वोटिंग मेंबर है, ऑब्जर्वर है, क्या स्टेटस है G7 में EU का, यूरोपियन यूनियन का? तो यह गैर मतदाता सदस्य है, नॉन वोटिंग मेंबर के रूप में शामिल है। ज़रूर याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देखिए जा कर के PYQ, आपको इस प्रकार के करंट अफेयर भर भर के मिलेंगे BPSC में। 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया था। 2014 तक G7 G8 हुआ करता था, इस समय से रूस को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया था? साइबर हमला, क्रीमिया संकट, सीरिया में हस्तक्षेप, आर्थिक प्रतिबंध। तो काला सागर के तट पर क्रीमिया नामक एक प्रायद्वीप है जो यूक्रेन का हुआ करता था, लेकिन वहाँ के लोगों के डिमांड के आधार पर वहाँ के लोगों ने मांग की कि हम रूस में शामिल होना चाहते हैं, रूस ने उसको हथिया लिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा। 2014 में हुआ था, ये याद रखिएगा। उसके पश्चात से रूस को G7 से निलंबित कर दिया गया और इसका नाम G7 पड़ गया। G8 से निलंबित कर दिया गया। निम्न से कौन सा देश FATF का पूर्ण सदस्य नहीं है? जर्मनी, भारत, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब। आसान सवाल है, देखते ही कर लिया होगा आप सभी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, सी इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर कोरिया FATF का पूर्ण सदस्य नहीं है, जबकि भारत, जर्मनी और सऊदी अरब इसके पूर्ण सदस्य हैं। उत्तर कोरिया को तो कितनी ही बार ब्लैक लिस्ट किया जाता रहता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। FATF की स्थापना किस संगठन की पहल पर हुई थी? इसकी स्थापना 1989 में G7 के पहल पर हुई थी। आतंकवादी वित्त पोषण, और जब यह स्थापित हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग के कारण से स्थापित हुआ था, तो मनी लॉन्ड्रिंग और बाद में जाकर के आतंकवाद के वित्त पोषण पर भी इसको अधिकार दे दिया गया। 1989 में स्थापित FATF OECD ये संगठन है जो पेरिस से काम करती है। इसी संगठन के ऑफिस में FATF का भी कार्यालय स्थित है। मारहोबरा लोकोमोटिव फैक्ट्री, मारहोबरा लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है यह बिहार के सारण जिले में है। अब यहाँ से जो रेल डिब्बे बनाए जाएंगे उसको गिनी एक्सपोर्ट किया जाएगा। गिनी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है जिसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है मारहोबरा जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है वो किस मॉडल पर काम करता है? FDI है वहाँ पर 100%, सहकारी मॉडल पर, पूर्ण सरकारी स्वामित्व है उसका, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर यह काम करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है गिनी के बारे में। एक दो सवाल हम लोग करेंगे कि गिनी की सीमा निम्न से किस देश के साथ नहीं लगती है? सिएरा लियोन और नाइजीरिया, माली, गिनी बिसाओ। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं स्लाइड बना सकता हूँ क्या? मुझे नहीं आता होगा क्या? स्लाइड जो PPT वाले होते हैं वो बना सकता हूँ, बनवा भी सकता हूँ, लेकिन आपका समय चला जाएगा और करंट अफेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ना कि स्लाइड में दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको फैक्ट्स दिखने चाहिए, क्लियर दिख रहा है, स्पष्ट दृश्य होना चाहिए है,
करंट अफेयर के सवाल अच्छे हैं, एंजॉय कीजिए। स्लाइड बन सकता है लेकिन समय उसमें चला जाता है बहुत सारा, तो उतने देर में मैं कुछ और कर लूँगा। गिनी की सीमा निम्नलिखित किस देश के साथ नहीं लगती है, आपसे पूछा जा रहा है। सियरा लियोन, नाइजीरिया, माली, गिनी बिसाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाइजीरिया से इसकी सीमा नहीं लगती है। गिनी की सीमा सियरा लियोन, माली, गिनी बिसाओ के साथ लगती है, लेकिन नाइजीरिया के साथ इसका कोई बाउंड्री नहीं है। गिनी की वेस्टर्न जो सीमा है, अभी मैंने आपको बताया अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर है। इसका जो वेस्टर्न सीमा है वो किस महासागर से लगेगा? कॉमन सेंस वाला सवाल है। गिनी की पश्चिमी सीमा किससे लगती है? हिंद महासागर, लाल सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर, अंध महासागर से इसकी सीमाएं लगती हैं। गिनी की पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गिनी की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 6 देशों के साथ लगती है इसकी सीमा, 6 देशों के साथ में सियरा लियोन, लाइबेरिया, माली, सेनेगल, गिनी बिसाओ, आइवरी कोस्ट के साथ इसकी सीमा लगती है। आप मुझे बस एक चीज़ बता दीजिएगा, इसका कैपिटल कहाँ है? इसका कैपिटल मुझे बता दीजिएगा। इसी देश को अब बिहार में बना हुआ लोकोमोटिव इंजन, वो इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अगला टॉपिक है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। IBCA की पहली सभा कहाँ आयोजित हुई थी? बेंगलोर, नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक आपने तैयार कर लिया होगा ये सब टॉपिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। IBCA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन में कमी, 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण, वन्यजीव व्यापार को बढ़ावा, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 जो बड़ी कैट्स हैं, बिग कैट्स हैं, उनका संरक्षण किया जाएगा। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका नाम है, जरूर याद रखिएगा। लायन, टाइगर, चीता और जो अलग अलग बिग कैट्स होते हैं उन सभी का संरक्षण किया जाएगा। IBCA के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आपसे पूछा जा रहा है। नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, प्रकाश जावड़ेकर या SP यादव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? IBCA के पहले अध्यक्ष हाल ही में जून 2025 ईस्वी में चुने गए हैं। ये करंट तो आपको पता होना ही चाहिए। करंट अफेयर डिस्कशन में सारा मैं करवाता हूँ, न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत कम लोग देखते हैं। देखिएगा अगर समय मिलता है तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव इसका आंसर हो जाएगा। भूपेंद्र यादव को IBCA का पहला अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अलावा यह दूसरा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा IBCA जिसका मुख्यालय दिल्ली, मतलब कि देश में बनने जा रहा है, जिसका मुख्यालय अपने देश में, भारत देश में बनने जा रहा है। ISA का मुख्यालय तो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। हाँ, ISA का मुख्यालय गुड़गांव में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। IBCA में कितने देश शामिल हैं? तो फिलहाल में जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 95 देश हैं, बढ़ भी सकते हैं इसके देश। 95 बड़े देश इसमें शामिल हैं, 95 देश इसमें शामिल है बिग कैट्स के संरक्षण के लिए। पटना वाटर मेट्रो के बारे में एक सवाल है जिसको स्किप कर देते हैं हम, बहुत ही बेकार सवाल। बस मुझे बताना है कि पटना मेट्रो शुरू किया जाएगा, वाटर मेट्रो शुरू किया जाएगा। वाटर मेट्रो पटना में शुरू किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला ऐसा शहर होगा जहां पर वाटर मेट्रो शुरू किया जाएगा। ये बस याद रखिएगा। इस सवाल को छोड़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला है नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? इसका जरा आंसर निकालिएगा। ये आपके लिए सवाल है। क्या है? नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, बनारस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह पटना में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। पोर्टुलाका भारत पौध प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट के किस श्रेणी में रखा गया है? यह एक पौधा है, इसकी प्रजाति को IUCN के रेड लिस्ट में कहाँ पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डेटा डेफिशिएंट, यानी कि डेटा की कमी की श्रेणी में रखा गया है। इसके बारे में डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके संरक्षण की स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इसका आंसर सी हो जाए। इस पौधे का जो साधारण नाम है वो इसको नोबची घास कहा जाता है। 9 बजे का फूल कहा जाता है, 9 बजे का, 9 o'clock का फ्लावर ये कहा। इसके अलावा नोनिया भी इसको कहा जाता है, नोनिया भी कहा जाता है। बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं। मैं कोई फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखा है क्या? अपने लोकल भाषा में इसको बोलते हैं लक्ष्मण बूटी, इस प्रकार का दिखता है। तो यही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत तेज़ी गति से फैलता है, कहीं भी रख दीजिए तो अपने आप ये जड़ पकड़ लेता है।
इजराइल ईरान संघर्ष से जुड़ा हुआ सवाल है। देखते हैं कितने बच्चों ने इस टॉपिक को तैयार किया है। इजराइल ने ईरान पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई और ड्रोन हमले किए हैं? अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आता, क्या आपने इस ऑपरेशन का नाम याद किया था? ऑपरेशन शांति, ऑपरेशन गार्जियन, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन टू प्रॉमिस। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। इजराइल ने ईरान पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई और ड्रोन हमले किए थे? ये इजराइल का ऑपरेशन था ऑपरेशन राइजिंग लायंस। ऑपरेशन महादेव भी पढ़ लीजिएगा, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने किए, वो जो 3 थे पहलगांव के आतंकवादी, उनको मारने के लिए। तो इजराइल ने ईरान पर हवाई और ड्रोन हमले ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत में किया है। अब अगला सवाल है जो आपको बिना आंसर देखे करना है। ईरान ने इजराइल पर किस ऑपरेशन के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन डिफेंस, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। इसी के तहत में इजराइल के ऊपर में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया था। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण से यह चर्चा में आ गया था, तो यह ईरान में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत या जिसको 2 स्टेट सॉल्यूशन, यह किससे संबंधित है? द्विराष्ट्र समाधान का उद्देश्य क्या है? इजराइल का विस्तार, यूरोप का नियंत्रण, इजराइल व फिलिस्तीन के लिए स्वतंत्र राज्य, ईरान का विलय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इजराइल और फिलिस्तीन, वहाँ पर 2 देश एग्जिस्ट करते हैं। इस सिद्धांत को भारत सहित दुनिया के बहुत सारे देश मानते हैं। हम केवल इजराइल है वहाँ पर ये नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि वहाँ पर फिलिस्तीन भी मौजूद है, भले ही गजा पट्टी को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। फारस की खाड़ी के किनारे कितने देश हैं? 9 देश, 6 देश, 8 देश, 7 देश। कितने देश हैं कैलकुलेट कीजिए। बहरीन, कतर, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान। ज़रा काउंट कीजिए कितने देश हैं यहाँ पर। ईरान भी है, काउंट करके एक बार कोशिश कीजिए। जो 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ है DSO का, इसमें इसी खाड़ी से सवाल पूछा गया है। मैंने फारस की खाड़ी इतना डिटेल में जून में पढ़ाया है ना, इसी कारण से पढ़ाया था। इजराइल और ईरान कन्फ्लिक्ट के कारण से मैंने पढ़ाया था। फारस की खाड़ी से जुड़ा हुआ आपके एग्जामिनेशन में DSO में सवाल पूछा गया है। आपसे भी पूछा जा सकता है। लाल सागर के बारे में क्या पता पूछ ले आपसे, भूमध्य सागर के बारे में पूछ ले, सब पढ़ाया है मैंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके किनारे 8 देश हैं, 8 देश हैं। सी उत्तर हो जाएगा। फारस की खाड़ी किनारे 8 देश हैं: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE एंड ओमान। याद रखिएगा 8 देश हैं इसके किनारे में। इसका मैपिंग एक बार खुद से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि मैंने ईरान के इंपॉर्टेंट नदियों के नाम, कौन सी नदी फारस की खाड़ी मुहाना बनाती है, ये भी मैंने करवा दिया था। अब आपका काम है उसको पढ़ना। भूमध्य सागर के किनारे कुल कितने देश हैं? भूमध्य सागर भी चर्चा में था। 18 देश, 20 देश, 21 देश, 19 देश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 देश है टोटल भूमध्य सागर के किनारे में। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सवाल थोड़ी ना पूछेगा, तो पूछ सकता है। जब उसने ये पूछ लिया कि दुनिया के किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश हैं, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। भूमध्य सागर किस महाद्वीप को जोड़ता है? भूमध्य सागर किस महाद्वीप को जोड़ता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों को जोड़ता है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन तीनों को जोड़ने का काम करता है कौन? तो भूमध्य सागर। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार जैव ईंधन नीति से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया है। सेम चीज़ मैंने पढ़ाया था। अब इसमें जैव ईंधन नीति की जगह पर आप पर्यटन नीति कर दीजिए, आपको सब्सिडरी वाला सवाल दिख जाएगा। DSO के एग्जामिनेशन में, DSO के एग्जामिनेशन में यही सब्सिडरी वाला सवाल पूछा गया है, जो यहाँ पर जैव ईंधन नीति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द सब्सिडी परसेंटेज अंडर द बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 15% की सब्सिडी घोषणा बिहार सरकार ने किया है। 20 का आंसर हो जाएगा। SC ST और महिलाओं के लिए सब्सिडी का अधिकतम मूल्य क्या रखा गया है? तो 5.25 करोड़ रुपए रखा गया है। बिहार जैव ईंधन नीति के तहत अधिकतम 5.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। GDP आधार वर्ष चर्चा में आ गया था, क्योंकि भारत सरकार ने बोला है कि हम आने वाले कुछ समय में GDP आधार वर्ष चेंज कर देंगे। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? GDP का आधार वर्ष को संशोधित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था की स्थिति को स्पष्ट करना, केवल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, पुराने डेटा को बढ़ाना, इनहेंसिंग ओल्ड डेटा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अर्थव्यवस्था की स्थिति को स्पष्ट करना, क्योंकि बेस ईयर इसलिए चेंज किया जाता है, समय के साथ अर्थव्यवस्था में नई वस्तुओं का समावेश होता है और कुछ पुराने वस्तुओं को अब हटाना पड़ता है अर्थव्यवस्था से। पैरामीटर भी चेंज हो गए रहते हैं, वस्तुओं का मांग और सप्लाई भी बदल जाता है 10 वर्षों में। इसलिए सामान्य तौर पर 10 वर्षों में जीडीपी का आधार ईयर, बेस ईयर चेंज किया जाता है। भारत सरकार ने बोला है कि हम 11-12 को चेंज करके 22-23 कर सकते हैं। अभी बोला ही गया, अभी शामिल नहीं किया गया है। जीडीपी की गणना कौन सी 2 विधियों से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन और उपभोग विधि से इसकी गणना होती है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मेथड के द्वारा जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी गणना में उत्पादन और उपभोग विधियों को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को इसके द्वारा मापा जाता है। 11-12 आधार वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र का कितना वेटेज बढ़ गया है? हाउ मच डिड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वेट इंक्रीज इन द 11-12 बेस ईयर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा। 14.7% से अब 18.1% तक बढ़ गया है। ये सबसे कठिन सवाल हो गया, अगर इस टॉपिक से पूछेगा तो डेटा ही आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते। अगला सवाल है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 भारत के सबसे ऊंची रैंक वाली संस्था कौन सी? 26 ही होगा, गलत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलोर। इसका आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली भारत की सबसे ऊंची रैंक वाली संस्था थी। आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस रैंकिंग 2026 में कितने स्थान की छलांग लगाई है? तो 27 अंकों का इसने सुधार किया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आईआईटी बॉम्बे की क्यूएस रैंकिंग 2026 में क्या स्थिति है? 129वें पायदान पर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस भारतीय संस्था ने क्यूएस रैंकिंग 2026 में पहली बार 200 में टॉप 200 में अपनी जगह बनाई है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसका आंसर होगा? आई होप आपने निकाला होगा। आईआईटी मद्रास ने टॉप 200 में जगह बनाई है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यूएस रैंकिंग 2026 में भारत से कितनी संस्थाएं शामिल थी? 54 संस्थाएं शामिल थी। 54 के 54 याद नहीं करना है। G7 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना % नियंत्रित करता है? तो 44% नियंत्रित करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य क्या है? 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जरा आंसर निकालिएगा। ईरान में सैन्य अभियान, ईरान में भारतीय नागरिकों को निकालना ईरान से, ईरान में पर्यटन को बढ़ावा, ईरान के साथ व्यापार को बढ़ावा। तो ईरान से भारतीय लोगों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। और आर्मेनिया बॉर्डर, आर्मेनिया ईरान के साथ समीप में ही देश है, उसी के बॉर्डर से भारतीय लोगों को निकाला गया था। ठीक है। अगला सवाल है कि ऑपरेशन सिंधु में निकासी के लिए किस देश को सुरक्षित मार्ग माना गया? आर्मेनिया को मारा गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, आर्मेनिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। डसॉल्ट और रिलायंस ग्रुप के संयुक्त उद्यम का क्या नाम है? दासॉल्ट एविएशन और रिलायंस, इन दोनों ने संयुक्त अपना ग्रुप बनाया है उद्यम के लिए। रिलायंस कौन सी रिलायंस है? ये दूसरी वाली रिलायंस है, ये अनिल अंबानी वाली रिलायंस है। पता नहीं किस हिसाब से इसके साथ समझौता किया। ये आदमी तो खुद को बैंकरप्ट घोषित कर देता है। टाटा डसॉल्ट DRAL, HAL डसॉल्ट ADA रिलायंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम है DRAL, डसॉल्ट रिलायंस ग्रुप का संयुक्त उद्यम DRAL, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड इसका नाम रखा गया है। DRAL इसका नाम रखा गया है। अगला सवाल है भारत और क्रोएशिया का सहयोग। क्रोएशिया और भारत का सहयोग चर्चा में था, जून में मैंने पढ़ाया था। भारत और क्रोएशिया के बीच सहयोग का कौन सा क्षेत्र शामिल है? साइबर सुरक्षा शामिल है, जल प्रबंधन, परमाणु ऊर्जा, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम। तो इसका आंसर क्या हो? इन चारों ऑप्शन में से संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है नई ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया गया है। न्यू ग्रीन इंडिया मिशन, इसका नाम ही है न्यू ग्रीन इंडिया मिशन का रोड मैप किस वर्ष तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है? नई ग्रीन इंडिया मिशन का रोड मैप किस वर्ष तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है? 2050, 2030, 2025, 2040। इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक के लिए NGIM का रोड मैप बनाया गया है। 2030 तक के लिए बनाया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। NGIM का प्रमुख लक्ष्य कितने टन
CO2 समकक्ष को संचित करना है, यानी कि CO2 जो है उसको हमें सेपरेट करना है, संचित करना है। उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, पेड़ लगाने से लेकर के अलग अलग चीज़ें। 10 बिलियन, 5 बिलियन, 2.5 से 3 बिलियन, 1 बिलियन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 49 का। इसका आंसर सी हो जाएगा 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष को संचित करने का लक्ष्य डिसाइड किया गया है। किस क्षेत्र मरुस्थलीकरण और वन संरक्षण विशेष ध्यान दिया जा रहा है? पश्चिमी घाट, हिमालय और अरावली, इन तीनों संरक्षण के क्षेत्र जो हैं, तीनों प्राकृतिक सेंसिटिव जो क्षेत्र हैं, इन तीनों जगहों पर मरुस्थलीकरण और वन संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि मरुस्थलीकरण ना हो, ऐसा ना हो कि वहाँ पर मिट्टी खराब हो जाए, अनुपज हो जाए, पेड़ पौधे ज़्यादा काट लिए जाएं, पर्यावरण को नुकसान हो। इन तीनों के संरक्षण का प्रयास NGIM के तहत विशेष रूप से किया जाएगा। NGIM के तहत कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 20 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NGIM का कितने हेक्टेयर भूमि भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक दिन एक बच्चा कमेंट करा था मिलियन बिलियन, बड़ा कन्फ्यूज था, तो वो ज़रा देख लीजिएगा। जो भी थे वो बोल रहे थे कि 800 करोड़ उनका निकल रहा था, पता नहीं किस हिसाब से, तो मिलियन बिलियन में कंफ्यूज ना हो, एक बार देख लें गूगल करके कितना मिलियन को कितना लाख बोला जाता है। भारत सरकार भी इतना मिलियन बिलियन में ही चर्चा करती है, इसीलिए हमें भी उसी में MCQ करवाने पड़ते हैं, तो ये याद रखिएगा। ब्लैक बॉक्स का वास्तविक रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी या लाल रंग का यह होता है। ब्लैक बॉक्स जो प्लेन में लगे होते हैं ये चटकीले कलर के होते हैं। जनरली 2 ही कलर के होते हैं, या तो नारंगी होंगे ऑरेंज, या तो फिर रेड कलर के बनाए जाते हैं, ताकि पानी में अगर प्लेन गिर जाए या कहीं पर भी गिर जाए तो दूर से इसको देख सकें हम आसानी से, इसीलिए इस कलर का इनको बनाया जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है फाल्गु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बी, राजगीर, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। फाल्गु नदी किस नदी में मिलती है? 1 मिनट, ये गलत दिया हुआ है, ये इसका गलत टाइप है यहाँ पर। ये छोटा नागपुर का पठार है, निरंजना नदी नाम है ना इसका, छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर ये गलत है, मिस टाइप है, ये मिस टाइप है। इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। छोटा नागपुर झारखंड से उत्पत्ति होती फाल्गु नदी की, फिर बिहार में आती है। किस नदी में ये अंततः मिल जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी में मिल जाती है। ओके, और एक और फैक्ट है इसके बारे में कि मोहना और लीलांजना, ये 2 नदियों जो हैं, ये दोनों नदियां मिलकर के फाल्गु नदी का निर्माण करती हैं। बाकी रबर डैम, इसमें दुनिया का देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। फाल्गु नदी का धार्मिक महत्व क्या है? तो पितृपक्ष और श्राद्ध के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। हरिद्वार हो गया, और उसके पश्चात से देश में कोई जगह है तो फाल्गु नदी ही है, फाल्गु नदी ही है। ओके, हाइड्रोजन उत्पादन से जुड़ा हुआ सवाल है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किससे होता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में। अगर नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है तो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के लिए जिस ऊर्जा का आप उपयोग करते हैं वो भी आपका ग्रीन होना चाहिए, तभी जाके कंप्लीट रिएक्शन जो है, कंप्लीट प्रोसेस जो है वो ग्रीन हो पाएगा, तभी वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। ग्रे हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्या उत्सर्जन होता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है ग्रे हाइड्रोजन में। सबसे प्रदूषणकारी हाइड्रोजन कौन सा है? तो ब्लैक हाइड्रोजन है। ब्लैक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्रदूषणकारी होता है, क्योंकि यह कोयले से बनता है, कोयले से बिजली, और उस बिजली से इलेक्ट्रोलाइसिस, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन हम लोग एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि कोयला इन्वॉल्व हो गया है, तो ये आपका कोयला के कारण से ब्लैक हाइड्रोजन कहा जाता है इसको। ये कोई पर्यावरण हितैषी नहीं होता है। पिंक हाइड्रोजन का उत्पादन किस ऊर्जा स्रोत से होता है? तो पिंक हाइड्रोजन के लिए परमाणु एनर्जी का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो परमाणु एनर्जी से लिया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 का उद्देश्य क्या था? स्कूली शिक्षा प्रणाली का आकलन करने के लिए यह जो ग्रेडिंग इंडेक्स है इसको भारत सरकार ने शुरू किया है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत में। PGI 2.0 किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पुनर्गठित किया जाएगा? तो 2021 में इसको पुनर्गठित किया जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा। PGI 2.0 में कुल कितने संकेतक शामिल हैं? तो 73 संकेतक शामिल है। 73
73 पैरामीटर के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। PGI 2.0 में उच्चतम प्रदर्शन स्तर का क्या नाम है? उनको दक्ष नाम दिया जाता है, दक्ष नाम दिया जाता है। जिनके सबसे अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं, हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल को दक्ष कहा जाता है, दक्ष कहा जाता है। 23-24 में PGI 2.0 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? केरल, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब। किस राज्य ने इसमें सबसे अच्छा रैंक हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चंडीगढ़ ने हासिल किया है। चंडीगढ़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको हासिल किया है। चंडीगढ़ ने, यूटी है, उसने हासिल किया है। PGI 2.0 में सबसे कम स्कोर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्राप्त किया है? तो सबसे खराब स्कोर इसमें मेघालय का रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार का थीम क्या था? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इस बार का थीम रखा गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था या 11वां था? भारत से ही शुरुआत हुई थी इसकी। 21 जून को यह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। योग को यूनेस्को के कब मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई? इस सवाल का जरा आंसर निकालिएगा। 2018, 2014, 2016, 2015। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 का। इसका आंसर हो जाएगा 2016 में यह मान्यता दी गई है। GBU यानी कि ये जो बॉम्ब है, क्या बोला जाता है इसको? ये बॉम्ब उपयोग किया जाता है अमेरिका के द्वारा, जो भूमिगत स्तर पर सुरंग बना करके या सतह के बहुत नीचे जा कर के अगर कोई कुछ काम कर रहा है। जैसे ईरान पर जो अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, वो यही बॉम्ब था। चूँकि ईरान के जो न्यूक्लियर बेस थे सारे के सारे, जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा था, वो सब ज़मीन के 60 से 100 मीटर गहराई में स्थित थे। उसको पेनिट्रेट करने के लिए GBU गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर इसका नाम है, MOP इसको कहा जाता है, इसका उपयोग किया गया था। उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल है। GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर का वजन कितना है? इसका वजन जो है 13,600 किलोग्राम है और यह काफ़ी गहराई तक जा कर के पेनिट्रेट करके यह ब्लास्ट होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। GBU 57 MOP को कौन सा विमान ले जा सकता है? इसको केवल दुनिया में B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर जो है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस पक्षी से प्रेरणा लेकर के इस बॉम्बर को बनाया गया और दुनिया में यह अमेरिका के पास में ही है। दुनिया कोई रडार इसको नहीं पकड़ सकता है। सबसे ज़्यादा मैसिव स्तर पर बॉम्ब उठा करके ले जा सकता है यह। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। GBU 57 MOP की प्रवेश क्षमता कितनी है? तो जमीन के अंदर 61 मीटर की गहराई तक यह किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। GBU 57 MOP का विकास किस कंपनी ने किया है? तो इसका बोइंग ने किया हुआ है, बोइंग ने किया है। अगला सवाल है कि B2 स्पिरिट बॉम्बर के स्टील क्षमता का क्या कारण है? तो रडार अवशोषक सामग्री और फ्लाइंग विंग्स का जो डिजाइन किया गया है ना, वो इस प्रकार से किया गया है कि दुनिया का कोई भी रडार इसको पकड़ नहीं सकता है। फोर्डो परमाणु सुविधा कहाँ पर स्थित है? नतांज, कुम, इस्फहान, तेहरान। तो इसका आंसर हो जाएगा कुम, यहीं पर स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ईरान का परमाणु फैसिलिटी सेंटर था यह। GBU 57 MOP का उपयोग हाल ही में ईरान के ऊपर में किया गया, फोर्डो में किया गया है। फोर्डो, नातांज, इन सभी जगहों पर किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, कंटिन्यू उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। PGI 2.0 में सुलभता डोमेन में सबसे अधिक सुधार किस राज्य ने दिखाया है? तो सबसे ज़्यादा बिहार ने दिखाया है। बिहार ने सबसे ज़्यादा सुधार किए हैं। यहाँ तक आज करते हैं। इसके आगे का अगला शब्द है योग शब्द का मूल क्या है? दरअसल में जून महीने में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 ईस्वी से किया गया था। इस बार का थीम मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको, वो भी एक बार करवा ही देता। इस बार का जो थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इस बार का थीम था। ये मैंने करवाया भी था। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था इस बार। और प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर भाग लिया? तो वाइजैक में अर्थात विशाखापत्तनम में योग किया प्रधानमंत्री जी ने। ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए सवाल क्या है कि योग शब्द का मूल क्या है? यति, यम, योगा, युज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एकजुट होना। एकजुट किसको करना होता है? तो आपके शरीर और अंतरात्मा मन को एकजुट करना ही योग होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 25 में बाल श्रम बचाओ में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है?
तो तेलंगाना रहा है, ये रिपोर्ट आया था जिसके बदौलत मैंने पूरा पढ़ाया था आपको। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योग में काम करने से रोकता है? इसी बाल श्रम को लेकर के डिटेल रिपोर्ट आया था, जिससे मैंने ये भी पढ़ाया था बच्चों के संवैधानिक अधिकार क्या क्या है। तो बाल श्रम करने से रोकता है खतरनाक उद्योगों में। बाल श्रम अलाउ होता है कहाँ पर? जो खतरनाक उद्योग नहीं है, जैसे कि टीवी सीरियल जो आप देखते हैं उसमें तो भी तो बच्चे काम करते हैं, उसमें भी तो बच्चे काम करते 14 साल से कम उम्र के होते हैं। वो कैसे काम करते हैं? क्या वहाँ पर बाल श्रम का नहीं लगता है क्या? वो खतरनाक उद्योग नहीं है। और बच्चों के वर्किंग आवर वहाँ पर फिक्स होते हैं, उनके वर्किंग आवर के साथ उनके पढ़ाई लिखाई का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसके कारण से कुछ उद्योगों में बाल श्रम को बाल श्रम नहीं, बच्चों के काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं दी गई। ये मैंने क्यों बताया आपको 4 लाइन? इसलिए बताया कि आपके एग्जाम में हो सकता है ये लिखा हुआ आ जाए कि बच्चों को किसी भी प्रकार के उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं दी गई है, तो वहाँ पर आप इसको काट सकें, इसीलिए ये लाइन मैंने बोला है, वरना मैं आगे बढ़ सकता था। इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 24 इसका आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योग में काम करने से इसी आर्टिकल के कारण से रोका जाता है। बाल श्रम की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, आर्थिक निर्धनता, उपरोक्त सभी। तो इन तीनों कारणों को बताया गया है रिपोर्ट में, इन तीनों कारणों को बताया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। महाभियोग प्रक्रिया अगला टॉपिक है। महाभियोग प्रक्रिया के लिए भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है? अगर हाई कोर्ट के किसी जज पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू करनी है तो कौन सा आर्टिकल काम करेगा? क्यों चर्चा में था? दिल्ली के एक न्यायाधीश महोदय थे जिनके घर से बोरा भर के पैसा मिला था, उसी के पश्चात से हाई कोर्ट के जजों पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है ये चर्चा में आ गया था, जिसके कारण से मैंने पढ़ाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 का। 81 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 218। आर्टिकल 218 में इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 218 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में कितने बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? बहुमत से एक सवाल अभी डीएसओ के एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें आंसर में शायद मैंने साधारण बहुमत बोल दिया था, वहाँ पर प्रभावी बहुमत होता है। प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत में बहुत माइनर अंतर होता है। देखिए दोनों में 50% प्लस 1 ही होता है, लेकिन साधारण बहुमत में सदन का 50% प्लस 1 होता है, जबकि अगर लोकसभा के जो स्पीकर महोदय थे उनको हटाने के लिए प्रभावी साधारण बहुमत होता है। प्रभावी में क्या हो जाता है? जो सदन में अभी मौजूद हैं उनके 50% प्लस 1 होता है, जितनी संख्या मौजूद है अनुपस्थिति वाले को हटा देते हैं, तो ये होता है। तो इसीलिए इस प्रकार के सवाल आपसे पूछा जा सकता है बहुमत वाले से। एक बार डीएसओ को उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, उसमें शायद मैंने गलती से साधारण बहुमत बोल दिया था, एक बार देख लीजिएगा। क्या है, दोनों सदनों में कितने बहुमत की आवश्यकता पड़ती है अगर हमें किसी महाभियोग लगाना है किसी हाईकोर्ट के जज वगैरह पर? तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, 2/3 का मेजोरिटी चाहिए होता है, 66% मतदान चाहिए होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड, अब इससे सवाल पूछा जा रहा है आपसे, विच कंट्री डिड नॉट रिसीव द ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी अवार्ड फॉर ग्लोबल टोबैको कंट्रोल इन 2025? ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड फॉर ग्लोबल टोबैको कंट्रोल किस देश को नहीं मिला है, ये पूछा जा रहा है तंबाकू में कंट्रोल करने के लिए। भारत, जापान, मॉरिशस एंड यूक्रेन, इसमें से किस देश को तंबाकू कंट्रोल करने के लिए अवार्ड नहीं मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जापान। इसका आंसर जापान हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड भारत, मॉरिशस और यूक्रेन को मिला है, जापान को नहीं मिला है। इसका आंसर जापान हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत को ब्लूमबर्ग अवार्ड किस श्रेणी के लिए सम्मानित किया गया है? तो भारत को ब्लूमबर्ग अवार्ड श्रेणी ओ में सम्मानित किया गया है, ओ श्रेणी में दिया गया। इस श्रेणी का मतलब होता है कि इस देश ने, ओ श्रेणी का मतलब होता है कि इस देश ने लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम में बहुत शानदार काम किया है। इसका तात्पर्य यही होता है। दरअसल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इस कैंपेन को, इस अवार्ड को दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भारत ने क्या शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू छोड़ने की क्लिनिक्स, राष्ट्रीय किटलाइन, उपरोक्त सभी और जागरूकता अभियान, ये सब के सब शुरू किए गए हैं। अर्थात जागरूकता अभियान, तंबाकू छोड़ने के क्लिनिक्स और किटलाइन अर्थात जागरूकता, लोगों को प्रेरित करना,
डराने वाले सिंबल्स बनाना और जो कैंसर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उसको प्रचारित करना, सिनेमा हॉल से लेकर के सभी जगहों पर। मूवी में कोई सीन अगर दिखा रहा है जिसमें सिगरेट पी रहा है कोई आदमी या कोई आदमी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसके नीचे लिखा हुआ आता ही आता है, नहीं तो मूवी चल नहीं पाएगा कि ये जो है ये सेवन खतरनाक होता है हमारे लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी, सभी के सभी चलाए गए हैं, सभी के सभी। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत भारत ने राष्ट्रीय क्रिस्टलाइन तंबाकू छोड़ने के लिए क्लिनिक्स और जागरूकता अभियान सभी तरह के प्लेटफॉर्म पर चलाए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सभी के सभी किए हैं इनमें से। घरेलू आय सर्वेक्षण, हाउस होल्डिंग इनकम सर्वे किया गया था, उसी पर आधारित अब सवाल होंगे आपके। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा घरेलू आय सर्वेक्षण कब शुरू होगा, अभी किया नहीं गया, अगले साल होगा। और यह माना जा रहा है कि सबसे बड़ा सर्वेक्षण होगा भारत का इकोनॉमिक रूप से, इकोनॉमिक सर्वे सबसे बड़ा सर्वेक्षण होगा जिसमें लोगों किसकी कितनी आय हो रही, किस रीजन में आय ज़्यादा है, किस लिंगानुपात के लोगों की आय ज़्यादा है, किस उम्र वर्ग में कैसी आय है, इन सभी चीज़ों का किया जाएगा। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 में शुरू किया जाएगा, इसका बॉम्बे आंसर हो जाएगा। घरेलू आय सर्वेक्षण के विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन है, तो सुरजीत भल्ला जी हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। सुरजीत भल्ला जी हैं, घरेलू आय सर्वेक्षण के विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष सुरजीत भल्ला को बनाया गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है, इसका तकनीकी आधार क्या, किस किस प्रकार का तकनीक का इसमें उपयोग किया जाएगा, तो फेस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ब्लॉकचेन सुरक्षा। ब्लॉकचेन तकनीक अर्थात इसमें कोई सेंधमारी ना कर सके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहली बार ई वोटिंग प्रणाली शुरू हो रहा है देश में कहीं पर, तो बिहार में ही होगा। इसका जो उपयोग होगा वो एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकेगा। अब एप्लीकेशन के माध्यम से अगर वोटिंग होगी उसमें सेंधमारी की गुंजाइश हो सकती है, उसको गलत प्रोसेस अपना करके उसको बिगाड़ा भी जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए कि उसमें कोई हैकिंग ना हो, कोई डुप्लीकेट वोट ना हो, इसको रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस रिकॉग्निशन एंड ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसका आंसर ACD हो जाएगा, ACD इसका आंसर हो जाएगा। ACD मतलब कि सारे के सारे ही इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में ई वोटिंग प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है, तो सीडेक नामक कंपनी है जो इस प्रणाली को विकसित कर रही है। सीडेक नामक कंपनी है जो इसको विकसित कर रही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किस सम्मेलन का उल्लेख बाल श्रम उन्मूलन के लिए किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किस सम्मेलन का उल्लेख बाल श्रम उन्मूलन के लिए किया गया है? इस प्रकार के सवाल यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में भी आपको दिखेंगे, जहां पर इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं। यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो सम्मेलन होते हैं उनके क्लॉज वगैरह कई बार पूछे जाते हैं। सम्मेलन 87, सम्मेलन 182, सम्मेलन 100, इसी का रिपोर्ट आया था बाल श्रम को लेकर के जो मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी अर्थात सम्मेलन 182 जो है इसका आईएलओ का सम्मेलन 182 बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के उन्मूलन के लिए है। इसी सम्मेलन का उपयोग किया जाता है बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला एससीओ से जुड़ा हुआ सवाल है। एससीओ बैठक में भाग लेने के राजनाथ सिंह जी गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कब एससीओ बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली से उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं? किया था उन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून, 26 जून, 24 जून, 25 जून। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24 जून 2025 को उन्होंने यात्रा की थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। एससीओ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 15 जून 2001 ईस्वी को संघाई में इसका स्थापना हुआ था। संघाई में इसका स्थापना हुआ था। सितंबर महीने में, सितंबर के शुरुआत में, अगस्त के एंड में प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं एससीओ समिट के लिए चीन की यात्रा पर। इसका आंसर बी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। एससीओ के वर्तमान में कितने मेंबर हैं आप मुझे अगर बताएंगे तो सही रहेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, वही सवाल है एससीओ के वर्तमान में कितने पूर्ण सदस्य देश हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में 10 पूर्ण सदस्य देश हैं, जिसमें कौन कौन है? तो इंडिया, चाइना, रूस रिसेंटली ऐड हुए हैं। जो उनमें से कौन कौन है? तो भारत और पाकिस्तान रिसेंटली ऐड हुए हैं। इसके अलावा चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। उसके अलावा बेलारूस और ईरान भी शामिल हुआ है। ईरान, बेलारूस हाल ही में शामिल हुए हैं। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर एससीओ का मेंबर है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है?
ताशकंद, बीजिंग, मॉस्को, नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और एससीओ के रैट्स संगठन जो है, जो एंटी टेरर संगठन है, उसका मुख्यालय ताशकंद में है। एससीओ के आधिकारिक 2 भाषाएं हैं, एक है रूसी भाषा और एक है मंडारिन भाषा, जो किसका है? तो जो चीन की भाषा है। इसके आधिकारिक रूप से ऑफिशियल 2 लैंग्वेज हैं, एक है रूसी और एक है चीनी भाषा। तो ये भी याद रखिएगा, इसका सवाल पूछा जा सकता है आपसे। एससीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय कौन सी है? रक्षा मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की परिषद, राज्य प्रमुखों की परिषद या सचिवालय। तो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट अर्थात सभी देश के प्रमुख, जैसे कि भारत में अध्यक्षीय प्रणाली है तो प्रधानमंत्री हमारे प्रमुख हैं, रूस में प्रेसिडेंटल सिस्टम है तो राष्ट्रपति वहाँ के प्रमुख हैं, पाकिस्तान में संसदीय हमारे जैसी प्रणाली है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री प्रमुख हैं। तो जो राष्ट्राध्यक्षों का प्रमुख होता है, उनकी जो काउंसिल है, ये एससीओ में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय है, जिसकी बैठक साल में 1 बार होती है। इस बार चीन में इसकी बैठक संभावित है, अगले महीने में होगी इसकी बैठक। एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स कहाँ पर स्थित है? मॉस्को, संघाई, ताशकंद और बीजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कॉप सम्मेलन, COP 29 सम्मेलन का आयोजन कब आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन जो है बाकू में 2024 में हुआ है। COP 29 2024 बाकू में आयोजित हुआ है। अजरबैजान में आयोजित हुआ है। बाकू जो है कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एकमात्र राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। पेट्रोलियम के लिए यह जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए बाकू को जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ये जो जगह है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ये बाकू जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, COP 29 विकसित देशों ने 2035 तक हर साल कितने अरब डॉलर जुटाने का वादा किया है? ये सवाल आपसे प्रीलिम एग्जाम इस बार पूछ सकता है, क्योंकि COP का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था इस बार का। COP 29 में विकसित देशों ने 2035 तक हर साल कितने अरब डॉलर जुटाने का वादा किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार COP को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा USD 300 बिलियन। 2035 तक प्रतिवर्ष USD 300 बिलियन विकसित देशों के द्वारा जुटाया जाएगा, विकासशील देशों की मदद के लिए और पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियों से लड़ने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 300 बिलियन डॉलर। 300 बिलियन डॉलर, इसको याद रखिएगा, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। भारत ने COP 29 में किस राशि की मांग की थी? भारत ने बोला था 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने के लिए विकासशील देशों को, विकसित देशों के द्वारा। भारत ने इतना का मांग किया था, लेकिन 300 बिलियन USD पर ये लोग माने हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, 2009 के कोपेनहेगन समझौते में विकसित देशों ने कितने अरब डॉलर जुटाने का वादा किया था? 2009 के सम्मेलन में विकसित देशों ने बोला था कि हम जुटाएंगे। ये कितने का वादा किया था इन्होंने? तो USD 100 बिलियन डॉलर का वादा किया गया था। कोपेनहेगन कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा, 2009 में आयोजित हुआ था। 2009 में आयोजित हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है साहित्य अकादमी से। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इसका आंसर तो आप सभी को निकालना चाहिए कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। साहित्य अकादमी अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 12 मार्च 1954, 26 जनवरी 1950 या 12 मार्च 1950। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101 का आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1954 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। 1954 12/3/1954 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में मैथिली भाषा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? 4 यहाँ पर ऑप्शन हैं, सुशील शुक्ला, अद्वैत कोत्तारी, नेहा झा मनी, पार्वती तिकरी। ये 4 ऑप्शंस हैं, किसको मैथिली भाषा के लिए पुरस्कृत किया गया? युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में मैथिली भाषा के लिए किसको? तो नेहा झा मनी को सम्मानित किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? हिंदी भाषा के लिए गजनफर इकबाल, नितिन कुशलापा, सुशील शुक्ल और मुन्नी कामत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 103 का आंसर हो जाएगा, सुशील शुक्ल को सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी के लिए सुशील शुक्ल को पुरस्कृत किया गया है, ये भी याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है?
1 लाख रुपए तक प्रदान किया जाता है, 1 लाख रुपए तक दिया जाता है, 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। अगला है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका सहयोग, ये चर्चा में था, मैंने पढ़ाया भी था पनडुब्बी को लेकर के। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में एक छोटा सा समझौता साइन हुआ था। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी सहयोग पर समझौते कब किए हैं, किस तिथि को साइन किया है? पहला तारीख वही है। पहला क्वेश्चन क्यों है भाई? क्योंकि तारीख तिथि से संबंधित बीपीएससी को पता नहीं क्या है, हर साल एक आध सवाल डेट से संबंधित पूछता है। कभी पूछ लेता है भाई CAA किस तिथि से लागू हुआ, कहीं पूछ नीतीश कुमार ने किस तिथि को कहाँ पर कौन सी योजना का उद्घाटन किया, इसलिए इसको पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 जून 2025 ईस्वी को पनडुब्बी सहयोग पर समझौता किया गया भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। ये भी पूछ सकता है भारत और किस अफ्रीकी देश के बीच में हाल ही में पनडुब्बी सहयोग को लेकर के समझौता साइन किया गया है? तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में साइन किया गया है। भारत के रक्षा सचिव कौन है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के साथ JDC बैठक में नेतृत्व किया? इन्होंने तो ये राजेश कुमार सिंह हैं, भारत के रक्षा सचिव, जो इस बैठक में नेतृत्व कर रहे थे भारत का। इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह इनका नाम है, ये भी याद रखिएगा। एक्जियोम 4 मिशन से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। ये जिस दिन मैंने डिस्कस किया था उस दिन मैंने एक्जियोम 4 मिशन के जितने मेंबर किस किस देश से गए हैं ये भी मैंने बताया था डिटेल में। एक्जियोम 4 मिशन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा और एक्जियोम स्पेस, इन दोनों के सहयोग से किया गया है, इन दोनों के सहयोग से हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। एक्जियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो क्रू ड्रैगन नाम था, स्पेस एक्स का था, या स्पेस एक्स का इसका नाम था क्रू ड्रैगन। क्या नाम था? क्रू ड्रैगन नाम था, जिसके मदद से वो लोग गए थे स्पेस में। एक्जियोम मिशन की अवधि कितने दिनों की थी? इसका अवधि था 14 दिनों का, 14 दिनों का अवधि थी, 20 का आंसर हो जाएगा। एक्जियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण किस तिथि को हुआ था? तो 25 जून 2025 ईस्वी को इसका प्रक्षेपण हुआ था, 25 जून 2025 ईस्वी को। राकेश शर्मा और सोयूज T-11 मिशन, अब इससे जुड़े हुए सवाल हैं। राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष में गए थे? क्योंकि भारत की तरफ से जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री यही थे जो उस समय के USSR के सहयोग से अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। तो राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष में गए थे? तो 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा की थी उन्होंने। सोयूज कहा जाता है इसको, T-11 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। इस मिशन का भी नाम याद रखिएगा, ये पूछ लेगा क्या पता कि राकेश शर्मा जी किस मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे सबसे पहले भारतीय। तो सोयूज T-11 इसका नाम है, ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। सोयूज T-11 मिशन में राकेश शर्मा के साथ कौन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा यूरी मालिसेव और गेनादी एस्ट्राकोलोव, इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा, ये क्या पता पूछ ले आपसे। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। राकेश शर्मा को सोवियत संघ के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? तो हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का अवार्ड से उनको नवाजा गया था। हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन ऑनर किया गया था उनको, राकेश शर्मा जी को, ये भी याद रखिएगा। ये जो सोयूज T-11 मिशन की अवधि कितनी थी? तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट की यह अवधि थी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। कहाँ पर किया जा सकता है? अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। इसकी घोषणा किसने की? बिहार के पहले नाभिकीय संयंत्र की घोषणा किसने की? राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर साहब, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर साहब, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने बोला था कि AC का तापमान 24 डिग्री C पर रखेंगे हम, वही वाले मंत्री साहब, दिन को याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार के नाभिकीय संयंत्र का प्रकार क्या है? तापीय रिएक्टर, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, हेवी वाटर रिएक्टर या लार्ज रिएक्टर? कौन से प्रकार का रिएक्टर बिहार में लगाया जाएगा? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसके बारे में मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है कि बच्चे मेंस तक का लिख सकते हैं अगर उन्होंने देखा होगा वो। तो मेंस आंसर राइटिंग में तो मैं ये लिखवाऊंगा भी, अभी PT दीजिए, उसके पश्चात से सारा लिखवाऊंगा मैं आंसर राइटिंग वाले में। तो SMR प्रकार का रिएक्टर लगाया जाएगा, अर्थात छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे। क्यों इसको SMR कहा जाता है? स्मॉल का मतलब कितना स्मॉल? घर में रख सकते हैं क्या? नहीं,
इसकी जो एसएमआर का एक इकाई होगा, एक यूनिट जो होगा, एक जो बिजली पैदा करने वाला परमाणु भट्टी होगा ना, है ना, उससे 300 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन हो पाएगा। तो छोटा हुआ ये 300 मेगावाट। तो अब ये छोटा एसएमआर प्रकार का है, तो इसको हम जगह जगह पर देश में आसानी से तुलनात्मक रूप से कम खर्चे में लगा सकेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के नाभिकीय संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी? 300 मेगावाट होता है। 300 मेगावाट से छोटे को एसएमआर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बिहार के नाभिकीय संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसकी लागत जो है 20,000 करोड़ अभी बताया जा रहा है, ये भी याद रख सकते हैं आप। ब्रिक्स और नाटो जुड़े हुए सवाल थे। हाँ, 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुए नए देश कौन कौन से हैं? तो वो है मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हुए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नाटो की स्थापना 1960, 1949 और 1945, 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 1949, इसी में स्थापित हुआ था नाटो, 1949 में। ये भी याद रखिएगा। इसमें सवाल मैंने करवा दिए जून का सारा करंट अफेयर मैंने करवा दिया है आपको। जितने करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट थे जून के, एक एक मैंने आपको करवा दिया है। अब जुलाई का होगा, जुलाई के भी 2 से 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। आपकी एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारा करंट आपको करवा दूँ। अगस्त का रह जाएगा। अगस्त में 20 तारीख तक आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि 20 तारीख भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अपने हाथ में क्यों रिस्क लेना भाई, अपने हाथ में जो है वो क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर डिस्कशन को आप अगस्त में देखिएगा सीरियसली, जो आपके लिए सबसे सही रहेगा। बच्चे यही तो गलत करते हैं, एग्ज़ाम से ठीक पहले जब उनको सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को देखना चाहिए उसको छोड़ करके और हवाई चीज़ों पर उड़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 20 तारीख तक कम से कम न्यूज़पेपर डिस्कशन को इतने अच्छे से देखिए कि आपको किसी और मैगजीन पर निर्भर ना होना पड़े। हो गया आपका 20 तारीख तक का करंट तैयार। चलो 20 तक मत देखो, 10 तक ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ोगे तो आप ना डेली से। कौन सा ऐसा मैगजीन होगा 10 अगस्त तक का करंट अफेयर आपको दे देगा? फिर आप भटकोगे उसके लिए। तो इसलिए सही होता है कुछ चीज़ों को फॉलो करना, पढ़िएगा उसको। और रिसेंट के मंथ से सबसे ज़्यादा करंट पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा करंट आएंगे ना आपके, वो लास्ट के 6 मंथ से आएंगे, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनसे सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आएंगे आपके। एग्जामिनेशन देकर आएंगे तब तो पता चल ही जाएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।